नाजरीन आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी के खास प्रोग्राम हेल्थ और हम में। एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं आपके हेल्थ से जुड़े ज़रूरी टॉपिक्स पर सिंपल और समझने लायक अंदाज में। आज हम बात करेंगे लंग हेल्थ और उसके प्रिकॉशंस के बारे में। सांस लेने में दिक्कत, पोल्यूशन और लाइफस्टाइल के बढ़ते असर के बीच लंग्स की देखभाल बहुत ज़रूरी है। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है डॉक्टर विश्वेश्वरन बालासुब्रमण्यन। आप बतौर सीनियर इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा हैदराबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू मैम, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले हम शो का आगाज इसी सवाल से करते हैं कि लंग हेल्थ हमारे ओवरऑल लाइफस्टाइल पर, हमारे ओवरऑल जिंदगी पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? अगर हम लंग के बारे में बात करेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन है। बेसिकली हमारा शरीर को हर ऑर्गन अच्छा काम करने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन लंग्स ही देते बॉडी को। कोई भी प्रॉब्लम आपको लंग्स में आता है, उस कारण की वजह से आपका ऑक्सीजन डिलीवरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। अगर ऑक्सीजन डिलीवरिंग कैपेसिटी कम हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका असर आपका किडनी के ऊपर, आपको हार्ट के ऊपर और आपका ओवरऑल एक्सरसाइज कैपेसिटी के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए हम लंग्स को कहते हैं ऑलमोस्ट लाइक गेटवे टू आवर बॉडी, क्योंकि हमारा हर सांस में हम नेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है लंग्स में, उसका इफेक्ट सिर्फ लंग्स में नहीं रहते हैं, पूरी शरीर में और आपका प्रोडक्टिविटी में भी रहता है। इसलिए लंग हेल्थ मेंटेन करना सबसे जरूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम लंग्स में आता है तो हम इमीडिएटली उसको एड्रेस करना है। तो आजकल लोगों में लंग्स की इश्यूज बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? अगर हम देखेंगे आजकल हम इवन लंग कैंसर्स, काफी लंग कैंसर्स बहुत यंग एज में भी हम देखते हैं। पहले तो हम सोचते थे लंग कैंसर्स 50 इयर्स 60 इयर्स स्मोकर्स में ही आता है, बट आजकल ऐसा नहीं है। अगर हम देखेंगे लंग कैंसर 20 इयर्स 30 इयर्स में भी हो जाता है। और न्यूमोनियास हम कहते हैं, पहले तो न्यूमोनियास तो एल्डरली पेशेंट्स में या किसी का इम्यूनिटी कम होता है उनमें आते थे, बट आजकल हम न्यूमोनिया बहुत कॉमन लोग में भी 30-40 इयर्स का आदमी में भी हम देखते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हमारा पोल्यूशन लेवल से और लाइफस्टाइल है। अगर हम देखेंगे अभी इंडिया में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा व्हीकुलर ट्रैफिक हो रहा है। इस कारण की वजह से एयर पोल्यूशन लेवल्स रोज बढ़ते जा रहे हैं। आज भी हम देखेंगे तो हम हैदराबाद फिर भी काफी अच्छा है, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट लेवल में आता है, बट वो हमेशा ऐसा नहीं रहता है। कुछ टाइम्स में ये सीवियर स्टेज में भी जा सकते हैं और वो हवा को अगर हम सांस के अंदर लेते उसका असर लंग्स के ऊपर और पूरी शरीर के ऊपर आ सकता है। इसके अलावा अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसा पल्मोनोलॉजिस्ट हम देख रहे हैं, स्मोकिंग। पहले तो स्मोकिंग ऐसा था, कुछ अगर मान लो हमारा जब हम हिस्ट्री पूछते मरीज से 10% या 20% लोग बोलते हैं हम स्मोक करते हैं, बट अभी ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ पेशेंट्स कोई भी हमारे पास आता है उनका स्मोकिंग का हिस्ट्री रहता है। स्मोकिंग जब हम कहते हैं वो सिगरेट अकेला नहीं है, अगर आप हुक्का ले रहे हो वो भी स्मोकिंग है, अगर आप वेपिंग कर रहे हो वो भी स्मोकिंग है, और अगर आप किसी बंदा ने स्मोक कर रहे उनके बाजू में रहते तब भी आपको स्मोकिंग का असर आ सकता है। और अगर अभी हम देख रहे हैं कॉलेज स्टूडेंट्स में और इवन कुछ जगह पे इवन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में स्मोकिंग का हैबिट्स बन जाता है। इसलिए स्मोकिंग सबसे बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम है। और ये स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन की वजह से आजकल हम हर तरीका का लंग प्रॉब्लम्स हर एज ग्रुप में हम देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि स्कूल गोइंग एंड कॉलेज स्टूडेंट्स में भी ये दिख रहा है, तो रिसेंट में काफ़ी सारे रिसर्चर्स एंड न्यूज़ से हमें ये मालूम चला है कि ILD नाम का एक टर्म है जो डॉक्टर्स इसे यूज़ करते हैं। तो ये ILD होता क्या है एंड ये यंग जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, तो इसकी वजह क्या है स्मोकिंग के अलावा? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लो आपने शराब पिया, उसका असर आपका लिवर में आता है। लिवर क्या होता है, शराब पी के उसका साइज धीरे धीरे छोटा हो जाता है। सिमिलरली हमारा लंग्स के ऊपर भी असर आ सकता है अगर स्मोकिंग की वजह से या पोल्यूशन की वजह से, स्पेशली
ये पिजन डस्ट के वजह से। ये कबूतर रहता है, उनका फेदर्स में और उनका टॉयलेट में एक प्रोटीन रहता है। अगर वो हम एक्सीडेंटली कंटिन्यूअसली इनहेल किया तो उस प्रोटीन की वजह से हमारा लंग्स के ऊपर भी असर आ सकता है। अगर वो प्रोटीन या पोल्यूशन या स्मोकिंग ये सब हमारा लंग्स के अंदर जाता है, वो इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब हमारा लंग उसको अवॉइड करने के लिए लड़ता है, बट इस प्रोसेस में क्या होता है, लंग्स के ऊपर भी असर आना लग जाता है और धीरे 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 हमारा लंग का कैपेसिटी कम होते जाता है और एक स्टेज में ए फाइब्रोसिस में चले जाते हैं। आपने देखा होगा कोविड का टाइम में काफी पेशेंट्स को कोविड आया था और कोविड आने के बाद लंग्स कैसे धीरे धीरे छोटा हुआ, फाइब्रोस हुआ। ऐसा ये स्मोकिंग की वजह से, नहीं है तो ये कबूतर का फेदर्स और टॉयलेट प्रोटीन की वजह से, नहीं है तो पोल्यूशन की वजह से, और कुछ लोग को किस जगह पे काम कर रहे हो उधर पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा रहता है, तो उस कारण की वजह से भी लंग्स धीरे धीरे छोटा हो सकता है और लंग का कैपेसिटी कम हो सकता है। इसी को हम कहते हैं लंग फाइब्रोसिस। ये लंग फाइब्रोसिस लेमैन टर्म है, अगर साइंटिफिकली हम बताना है तो इसको हम कहते हैं ILD और इंटरस्टिशियल लंग डिसीज। ये ILD और इंटरस्टिशियल लंग डिसीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब ये शुरू होता है ये सिम्टम्स बहुत ही कम दिखता है। मान लो आपका कभी कभार सूखी काशी रहता है और थोड़ा दौड़ने के बाद हल्का सा सांस फूलना शुरू होता है, फिर आप क्या सोचते हैं, नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। बट धीरे 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 ये लंग फाइब्रोसिस अंदर से बढ़ते जाता है और लंग का फाइब्रोसिस परमानेंट हो जाता है। तब आपको ऐसा फील होना लग जाता है, बैठ के उठने में भी सांस फूलना शुरू हो जाता है और लंग का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इतना कम हो जाता है, वो पेशेंट हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है और कुछ पेशेंट्स लंग ट्रांसप्लांटेशन तक भी जा सकता है। सो इसलिए ये ILD का प्रॉब्लम और इंटरस्टिशियल लंग डिसीज को प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी पकड़ना है। पहले तो इतना ज्यादा दवाएं भी नहीं था इस बीमारी के लिए, बट अभी साइंस बहुत अच्छा बढ़ चुका है और इसको अर्ली डायग्नोसिस के लिए HRCT कर सकता है। अगर बायोप्सिस कहते हैं, लंग बायोप्सिस कर सकता है, देख सकता है किस कारण की वजह से ये हुआ है और उसका सही से हमने इलाज किया तो ये बढ़ने का हम कम कर सकते हैं और पेशेंट को अच्छा फायदा भी दे सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने मेंशन किया है कि पिजन्स का जो लिटर होता है उस वजह से भी लंग कैंसर बनने के चांसेस होते हैं, तो अब जो लोग हैं जो कबूतर पालते हैं, चाहे वो इंडियन ब्रीड रहने दीजिए या कोई फॉरेन ब्रीड, तो इससे भी पॉसिबल है कि उन्हें लंग कैंसर हो? या डेफिनेटली ये पॉसिबल है। सो ऐसा नहीं है हर पेशेंट को ये प्रॉब्लम आएंगे, बट किसी ने कबूतर का फेदर और टॉयलेट का प्रोटीन के काफी दिन से या काफी महीने से, काफी साल से एक्सपोज होता है, उनमें ये रिस्क बढ़ जाता है। सो एसेंशियली वो प्रोटीन जब अंदर जाता है वो इन्फ्लेमेशन करता है और लंग्स को साइज को धीरे धीरे कम करता है। इसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। ये एक तरीका का ILD है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जब तक आप इस कबूतर को, फेदर्स और पिजन्स को नहीं हटा रहे कंटिन्यूअसली, अगर आप एक्सपोजर में रहा तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी से फैल सकता है। आप देख सकते हैं कुछ पेशेंट 1 या 2 साल पहले बहुत अच्छा था, बट अपने 2 साल के बाद उनको देखा होगा वो ऑक्सीजन तक पहुंच गया होगा, क्योंकि आपको जब कंटिन्यूअस एक्सपोजर रहता है इस प्रोटीन के साथ, ये बीमारी बढ़ने को भी रिस्क बहुत फास्ट रहता है और बहुत हाई चांसेस भी है आपको ये हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस आने के लिए। ये कबूतर अकेला नहीं है। अगर मान लो आपका घर के अंदर कुछ एयर कूलर्स है, वो कूलर में आपने पानी बदला नहीं, उस पानी के ऊपर फंगस आता है, वो अगर हम कंटिन्यूअसली इनहेल करेंगे तो भी हमारा लंग्स के ऊपर ऐसा असर आ सकता है। इस फॉर्म ऑफ ILD को हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। ये इसके बारे में समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि लोग सोचते ये कबूतर पालने से हमको कैसे आ सकता है, बट इससे आ सकता है और ये बीमारी बहुत तेज से फैल भी सकता है। अगर आपने सही टाइम में डायग्नोस करके इसको ट्रीट ना करेंगे, आप परमानेंट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में भी जा सकता है और कुछ पेशेंट लंग ट्रांसप्लांटेशन तक भी जाता है। सो ये अवेयरनेस सबसे जरूरी है। अब हम बात करें डायग्नोसिस की, तो कैसे किसी को पता चलेगा कि हमें लंग कैंसर है और हमारे लंग्स खराब हो रहे हैं, यानी कि अर्ली सिम्टम्स क्या है लंग कैंसर होने के या लंग्स खराब होने के? सो अगर हम देखेंगे, अगर किसी को कोई भी मरीज को 2 हफ्ते से खांसी लगातार रहा तो, नहीं है तो काशी के साथ कितना भी खून आए तो, ये 1 चम्मच हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, कभी भी काशी के साथ खून आया तो
वो इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है। इसके अलावा आपको अनएक्सप्लेन्ड ब्रेथलेसनेस, इसका मतलब सांस की तकलीफ है बट आपको समझ नहीं आ रही वो सांस की तकलीफ किस कारण की वजह से आ रहे, नहीं है तो अनएक्सप्लेन्ड फीवर, मान लो 1 हफ्ते से ऊपर लगातार फीवर रह रहे, शाम को टाइम ऐसा आपको महसूस कर रहे, आपका बॉडी शरीर में एनर्जी नहीं है और फीवर बढ़ते जा रहे, नहीं है तो भूख कम होना लग जाता है, नहीं है तो अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट, अगर मान लो आपका वेट भी धीरे धीरे कम होते जा रहे, नहीं तो आपको कोई भी चेस्ट पेन है, हार्ट कारण की वजह से नहीं है बट आपको अनयूजुअल चेस्ट पेन रहता है, ये सब अर्ली वार्निंग साइंस है। अगर मान लो हमने इस स्टेज में ही आपको प्रॉपर पल्मोनोलॉजिस्ट कंसल्टेशन लिया है और प्रॉपर टेस्ट किया है, लंग कैंसर को आपने पकड़ लिया तो आप लंग कैंसर को स्टेज 1 में पकड़ सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर मान लो अपने लंग कैंसर को स्टेज 1 में पकड़ लिया तो आप लंग ट्रांसप्लांटेशन को क्योर भी कर सकते हैं। बट नॉर्मली क्या होता है, जब तक पेशेंट हमारा पास आता है ऑलरेडी काफी महीने वेस्ट हो जाते हैं, पेशेंट नेग्लेक्ट करते हैं सिम्टम्स को, कोई भी ओवर द काउंटर दवाई लेते हैं, कफ सिरप पीते हैं और सोचते हैं अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर जब तक पेशेंट हमारा पास आता है ऑलमोस्ट स्टेज 4 में आता है। अगर स्टेज 4 में कोई भी मरीज लंग कैंसर के साथ आता है, उनको इफेक्टिव मेडिसिन है, हम जिंदगी अच्छा बढ़ा सकता है और उनको सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, बट डेफिनेटली हम क्योर नहीं दे सकते आज का कंडीशन है। इसलिए ये लंग कैंसर स्टेज 1 में डायग्नोस करना सबसे जरूरी है। अगर काशी, नहीं है तो काशी के साथ खून या अनएक्सप्लेन्ड ब्रेथलेसनेस, नहीं है तो बुखार या अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट और लॉस ऑफ एपिटाइट, नहीं है तो अनएक्सप्लेन्ड चेस्ट पेन रहा तो इमीडिएटली अपना पल्मोनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है और उसके लिए प्रॉपरली एवेल्युएट करना है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मेंशन किया कि लोग जो है इसको नेग्लेक्ट करते हैं और स्टेज 4 होने के बाद में आपके पास आते हैं, तो यानी कि ये निग्लेक्शन का रीज़न क्या है? क्या ये डर है जो लोगों के अंदर बैठा हुआ है कि अगर हमें लंग कैंसर निकला तो कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, या हमें पता नहीं कैसे डायग्नोस करेंगे, तो ये क्या रीजन है उसके पीछे लोगों के डर के, तो कि वो स्टेज 4 तक डिले करते हैं इस चीज़ को? ये सबसे वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी मरीज उनका डायग्नोसिस एक्सेप्ट करने का मेंटालिटी में नहीं रहता है। ये डिनायल मोड हम कहते हैं। मान लो आपको कोई भी प्रॉब्लम रहता है, इमीडिएटली आपको माइंड उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये सोचते हो सकता है ये रिपोर्ट नेगेटिव हो सकता है बट हमारे लिए गलती से पॉजिटिव आया है, नहीं है तो लोग सोचते हैं मान लो डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने लंग कैंसर बोल दिया तो मैं क्या करूं। ऐसा काफी अनएक्सप्लेन्ड और अनवारंटेड डाउट्स मरीज के माइंड में रहता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है, अब आजकल सिनेमा में दिखाते हैं खांसी में खून आया तो इमीडिएटली लंग कैंसर आ जाता है, पेशेंट इमीडिएटली मर जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। अभी साइंस बहुत एडवांस्ड हो चुका है। अभी आप मान लो आपको अनफॉर्चुनेटली स्टेज 4 में भी आपको लंग कैंसर डायग्नोस होता है, एडवांस्ड ट्रीटमेंट मॉलिक्यूलर थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी करके बहुत साइंस एडवांस हो चुका है। ऐसा मरीज भी काफी साल अच्छा जी सकता है। और अगर मान लो पहले बताया आपको, अगर लंग कैंसर हमने स्टेज 1 में डायग्नोस कर दिया, आपको इफेक्टिवली क्योर भी कर सकते हैं। सो लंग कैंसर को सोच को हम डरने का कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको सिम्टम्स रहा तो इमीडिएटली कंसल्ट कीजिए और सही दवाएं ले लीजिए। अगर एक बार वो डायग्नोस प्रॉपर हो गया, ट्रीटमेंट सही से मिल गया, डेफिनेटली आपका आउटकम्स भी अच्छा रहता है। सो डरने का कोई जरूरत नहीं है। ये सब हमारा मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिनायल को हम हटाना पड़ेगा हमारा माइंड से। डॉक्टर साहब, अब अगर हम बात करेंगे मोडालिटीज की, तो क्या क्या एडवांस मोडालिटीज है टू डायग्नोस लंग कैंसर इन अ पेशेंट? सो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैडम, क्योंकि लोग सोचते हैं लंग कैंसर का मतलब सीधा सर्जरी है, नहीं है तो लंग कैंसर का मतलब सीधा कीमोथेरेपी है। राइट। ऐसा नहीं है। सबसे पहले इसको कैसे हम डायग्नोस करते हैं? पहले तो हमारे पास एक्सरे के अलावा कुछ नहीं था, फिर बाद में आया सीटी स्कैन है। अभी ये सीटी स्कैन सबसे इंपॉर्टेंट मोडालिटी है, क्योंकि इस सीटी स्कैन के साथ हमको आइडिया मिल जाता है लंग्स में कितना % अफेक्टेड है और ये लंग कैंसर हो सकता है या कुछ और बीमारी भी लंग्स में हो सकता है, नहीं है। इसके अलावा एडवांस्ड फैसिलिटीज रहता है पेट सीटी स्कैन। ये पेट सीटी स्कैन का फायदा ये सिर्फ लंग्स को नहीं दिखाते, पूरी शरीर में कहां कहां ये लंग कैंसर फैला है और कहां से हम टुकड़ा निकाल सकते हैं इजीली इस प्रोसेस को डायग्नोस करने के लिए। इसके अलावा हम कहते हैं ब्रोंकोस्कोपिक टेक्निक्स। कैसे आपको
पेट में गैस प्रॉब्लम रहते तो आप एंडोस्कोपी करते, ऐसा ब्रोंकोस्कोपी करके एक दूरबीन है, वो हमारा सांस की नलकी के अंदर डाल सकता है, किस जगह पे ये लंग कैंसर है उस जगह पे जा सकता है और उधर से हम बायोप्सी ले सकते हैं और ऑन टेबल हमको पता चल जाता है ये टीबी है या कैंसर है या क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा एडवांस्ड इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी मोडालिटीज है, लकीली हम उसमें काफी ट्रेन होके अभी हम फेलोशिप कोर्सेस भी कर रहे हैं। उसमें क्या करते हैं, एडवांस्ड मोडालिटीज रहता है, ईबस कहते हैं, एंडो ब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड। इस ईबस का फायदा यही है, अगर मान लो सांस की नलकी के बाहर भी कोई टुकड़ा है उसको हम सैंपल करना है, हम इजिली इस ईबस के साथ कर सकते हैं। अगर मान लो आपको छाती के अंदर पानी आ गया तो रकोस्कोपी हम कहते हैं, इसका मतलब कैमरा हम छाती के अंदर भी डाल के बायोप्सी कर सकते हैं। और ये सारे प्रोसेस का यही फायदा है, ये सारे डे केयर प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है आप काफी दिन भर्ती होना है या बहुत सीरियस प्रोसीजर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट सवेरे आता है, ये प्रोसीजर हम करते हैं, शाम तक डायग्नोसिस बन जाते हैं, ये टीबी है या कैंसर है या क्या बीमारी है, और अगला दिन से ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है। सो पहले ये सारे फैसिलिटीज इंडिया में नहीं थे, बट अभी एक्सटेंसिवली अवेलेबल है। अगर कोई भी मरीज को ऐसा सिम्टम्स है तो उसके लिए कोई डरने का जरूरत नहीं है। ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करके हम लंग कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं और ट्रीटमेंट में भी काफी एडवांस हो चुका है। अभी हम MR लिनैक कहते हैं, इसका मतलब आपको रेडिएशन देने के टाइम में भी सही से हम रेडिएशन दे सकते हैं बाकी ऑर्गन को प्रिजर्व करके। सो ऐसा साइंस बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो चुका है और ये इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी मोडालिटीज हम कहते हैं, ईबस, ये सब की वजह से लंग कैंसर डायग्नोसिस बहुत ही आसान हो गया अभी। अब हम बात करें अगर रेडिएशन और कीमोथेरेपी की, तो काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, जैसे कि आपने मेंशन किया था। तो ये रेडिएशन और कीमोथेरेपी आप कौन से स्टेज पे उन्हें सजेस्ट करते हैं, किस बेसिस पे उन्हें सजेस्ट करते हैं? अगर मान लो आपको कैंसर स्टेज 1 उस स्टेज में या स्टेज 2 तक हमको डायग्नोस हुआ तो हम सर्जरी भी कर सकते हैं कैंसर को, इसका मतलब हम पूरा उस कैंसर को हटा भी सकते हैं शरीर से। अगर मान लो एडवांस स्टेज 3B और उसके ऊपर जाता है, हम सर्जरी करने में ज्यादा फायदा नहीं रहता, क्योंकि तब तक वो कैंसर आपका प्राइमरी ऑर्गन से बाकी जगह पे फैल जाता है। इसलिए तब हम कीमोथेरेपी और एडवांस्ड ब्रेन रेडिएशन या MR लिनैक रेडिएशन ये सब करते हैं, बट ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। अगर मान लो आपको स्टेज 1B, स्टेज 2 में भी सर्जरी होने के बाद भी हम कीमोथेरेपी या रेडिएशन देने को भी कुछ कंडीशंस में जरूरत पड़ सकते हैं। सो ये कैसे हम डिसाइड करते हैं, ये मल्टी डिसिप्लिनरी बोर्ड कहते हैं। इसका मतलब जब भी हम कैंसर डायग्नोस करते हैं, एक पूरा टीम बैठ जाता है, एक ऑन्कोलॉजिस्ट रहता है, एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट रहता है, पल्मोनोलॉजिस्ट रहता है, पैथोलॉजिस्ट रहता है, ये सब बैठ के वो मरीज के लिए क्या सबसे बेस्ट है वो हम डिसाइड करते और उसी के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट देते। इसलिए तो ऐसा फैसिलिटीज होने के सेंटर्स में कैंसर का आउटकम्स भी बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाता है, इमीडिएटली मल्टीडिसिप्लिनरी डिस्कशन हो जाता है, इमीडिएटली उनको सही ट्रीटमेंट भी मिल जाता है और पेशेंट अच्छा होके भी जाता है। अब मैं आपसे सबसे अहम सवाल ये करूंगी कि जो लंग्स खराब होते हैं पेशेंट के, तो क्या ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है हमारे इंडिया में कि उसका लंग रिप्लेस किया जाए, यानी कि जो लंग ट्रांसफर बोलते हैं हम लोग, क्या वो भी अवेलेबल है हमारे इंडिया में? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैम। अभी इंडिया में लंग ट्रांसप्लांटेशन रूटीनली अवेलेबल है, और अगर हम आजकल बताना है तो पूरा इंडिया में सबसे ज्यादा लंग ट्रांसप्लांटेशंस भी हैदराबाद में ही होता है। सो इसमें क्या करते हैं, मान लो आपको एक एग्जांपल बताना है, तो अगर आपको किडनी फेल होता है तो आप पहले क्या करते हैं, पेशेंट को डायलिसिस में लेकर जाते हैं। राइट। उसके बाद डायलिसिस में जाने के बाद पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। इसका मतलब कोई और डोनर से नहीं है तो ब्रेन डेड पेशेंट से आप किडनी लेके ट्रांसप्लांट करते हैं। वैसे हमारा लंग्स भी है। अगर मान लो कोई भी कारण की वजह से, मान लो ILD की वजह से है, नहीं तो ब्रोंकेक्टासिस कहते हैं, नहीं तो एडवांस्ड स्मोकिंग रिलेटेड लंग डिसीज COPD कहते हैं, या पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इसका मतलब लंग्स के अंदर कुछ खून की रास्ता है, उसका प्रेशर काफी बढ़ता है तो उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। ऐसा कोई भी कारण की वजह से आप परमानेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट स्टेज में जाता है, तभी हम लंग ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोचते हैं। सो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक बार पूरा टीम बैठते,
वो डिसाइड करते हैं आप सच में लंग ट्रांसप्लांटेशन का एलिजिबल है या नहीं है। अगर मान लो आपको लंग ट्रांसप्लांटेशन का एलिजिबल है, फिर आपको गवर्नमेंट रजिस्ट्री में आपका नेम रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद आपको लंग ट्रांसप्लांटेशन होता है। ये लंग ट्रांसप्लांटेशन नॉर्मली ब्रेन डेड डोनर से करते हैं। इसका मतलब एक ब्रेन डेड पेशेंट आपको लंग्स देता है और नया लंग्स मिलने के बाद आपको ऑक्सीजन का जरूरत भी हट जाता है। ऐसा काफी पेशेंट को ट्रांसप्लांटेशन कंटिन्यूसली हो रहे और काफी मरीज अच्छा इंप्रूव भी होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये लंग ट्रांसप्लांटेशन करने का एक टाइमलाइन भी रहता है। जब अगर मान लो हमने पेशेंट बहुत ही एडवांस्ड होता है, फिर लंग ट्रांसप्लांटेशन का सक्सेस भी कम हो जाता है। इसलिए किसी वक्त एक मरीज ऑक्सीजन में डिपेंडेंसी आ जाता है, तभी हम लंग ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोचना है और लंग ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स में जाके उसके लिए असेसमेंट लेना है और उसके बाद लंग ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। अभी हमारे पास ऐसा भी एक मरीज था, 12 साल का बच्चा था, उनका पैराक्वेट लंग फाइब्रोसिस हुआ। इसका मतलब पैराक्वेट पॉइजनिंग की वजह से फाइब्रोसिस हुआ। उनको भी हमने लंग ट्रांसप्लांटेशन किया। अभी वो मरीज बहुत अच्छा है, बिना ऑक्सीजन भी चल रहे। इसके अलावा काफी पेशेंट को आईएलडी के वजह से लंग ट्रांसप्लांटेशन का जरूरत पड़ता है, वो पेशेंट्स भी बहुत अच्छा कर रहे। सो लंग ट्रांसप्लांटेशन इंडिया में रूटीनली अवेलेबल है और हैदराबाद में सबसे ज्यादा लंग ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तहसीन है। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी ये मैं ये पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब से कि अगर हमारे को कैंसर आया बॉडी में तो हमारे को मालूम कैसे होता, लंग्स में है या कहीं में भी है? अगर कैजुअल से हम कोई टेस्ट ज्यादा नहीं कराते। फॉर एग्जाम्पल बाद वक्त ऐसा हो जाता है कि 3-4 स्टेज में मालूम होता, स्टार्टिंग में नहीं मालूम होता। और मैं जहाँ तक सुनी स्टार्टिंग में मालूम हुआ तो ट्रीटमेंट अच्छा होता उसका। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माँ। बेसिकली आपको क्या सिम्टम्स है उसी के हिसाब से हमको आइडिया मिल जाता है आपका कौन सी ऑर्गन अफेक्टेड है। अगर मान लो लंग्स में होता है तो पहले बताया था काशी आता है या काशी में खून आता है, नहीं तो छाती में दर्द होता है। ऐसे अगर मान लो हमको पेट में कैंसर शुरू हुआ तो हमको वॉमिटिंग में ब्लीडिंग आ सकता है या पेट में दर्द हो सकता है या टॉयलेट में ब्लीडिंग आ सकता है। ऐसा कौन सी ऑर्गन के अंदर कैंसर आते हैं उसी के हिसाब से उनका सिम्टम्स भी बदल जाता है। अगर मान लो आपको ऐसा लंग रिलेटेड सिम्टम्स रहता है, कोई भी अगर 2 हफ्ते से ऊपर रहता है, अनएक्सप्लेन्ड रहता है, तभी हमको लंग कैंसर के बारे में डाउट रहता है। स्पेशली स्मोकर्स में, नहीं है तो किसी का एज बहुत ज्यादा हो गया, उनमें हमका सस्पिशन बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए ऐसा कोई मरीज को हमको डाउट रहा तो हम इमीडिएटली उनको सीटी स्कैन करते हैं, उसी में हमको इमीडिएटली पता चल जाता है लंग्स के अंदर कैंसर का पॉसिबिलिटी है या नहीं है। इसके लिए आप आपका सिम्टम्स के हिसाब से उनका स्पेशलिटी डॉक्टर से मिलना है, वो बेसिक टेस्ट करेंगे, उसी में आपको आइडिया मिल जाएंगे कैंसर हो सकता है ना हो सकता है, उसके बाद आगे बढ़ना है। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें हेल्दी लंग्स की, तो हेल्दी लंग्स रखने के लिए एक डेली लाइफस्टाइल रूटीन में लोगों को क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए एंड क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? अगर हम लंग हेल्थ के बारे में बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग। अगर एक ही कारण की वजह से काफी मरीज अफेक्ट होते हैं तो वो स्मोकिंग है। वो स्मोकिंग कोई भी फॉर्म में हो सकता है, हुक्का स्मोकिंग, वेपिंग या सिगरेट स्मोकिंग, कोई भी तरीका का स्मोकिंग है हमारा लंग्स के लिए अच्छा नहीं। और कितना भी है, अगर मान लो आपने 1 सिगरेट पिया, वो भी हमारा लंग्स के लिए खराब है, क्योंकि लोग बोलते हैं मैं तो 1 सिगरेट ही पीता हूं, उसके बाद मुझे क्या प्रॉब्लम होने वाला है। ऐसा नहीं है। 1 सिगरेट भी आप लंबा टाइम आप पी रहे, फिर भी आपको लंग के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं, इसका मतलब आपने स्मोक किया बट आपका बाजू वाला भी, अगर मान लो आपका फ्रेंड है, वो भी वो स्मोक को इनहेल करते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोक। स्पेशली अगर मान लो आप घर के अंदर स्मोक कर रहे, आपका वाइफ या आपका किड्स भी स्मोकिंग के साथ एक्सपोज हो जाता है, उनके अंदर भी लंग प्रॉब्लम आने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा हम थर्ड हैंड स्मोक कहते हैं, इसका मतलब आपने स्मोक करके इस जगह पे चला गया, फिर भी वो स्मोक का कंटामिनेंस उस एयर में काफी देर तक रहता है। इसलिए मान लो आप स्मोक करके चला गया, फिर बाद में कोई भी बंदा उस कमरे के अंदर आता है, उनको भी वो स्मोकिंग रिलेटेड इफेक्ट्स आने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं इंडोर में कभी स्मोक नहीं करना है।
और स्मोकिंग ही आइडियली नहीं करना है, अगर करना है तो भी आप आउटडोर करना है। और एक सिगरेट भी आपका लंग के लिए और पूरी शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और हुक्का में बहुत ज्यादा स्मोक अंदर जाता है, इसलिए लोग का मेंटालिटी है मैं तो सिगरेट नहीं पीता हूं, हुक्का पीता हूं, इसमें क्या है, बट उसमें भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, इसका मतलब सर्टेन केमिकल्स रहता है। वो जब हमारा आपका लंग्स के अंदर जाता है, वो लंग कैंसर आने का रिस्क बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग, सेकेंड पोल्यूशन। कैसे भी आप पोल्यूशन से दूर रहना अच्छा है। मान लो हाईली पोल्यूटेड जोन्स में जा रहे तो N95 मास्क पहनना जरूरी है। इसके अलावा वैक्सीनेशंस कहते हैं, कैसे हम कोविड टाइम में वैक्सीनेशंस देते थे, ऐसा फ्लू वैक्सीन, न्यूमोनिया वैक्सीन, ऐसा लंग रिलेटेड काफी वैक्सीन होता है, वो टाइमली इंटरवल्स में लेना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि अगर मान लो आपका फिजिकल एक्टिविटी कम है, उस कारण की वजह से ओबेसिटी आ जाता है। ओबेसिटी की वजह से भी आपको लंग कैपेसिटी कम हो सकता है और आपका लंग हेल्थ डिटीरिएट हो सकता है। इसके अलावा हमारा डाइट, अगर मान लो अपना डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छा नहीं है, इसका मतलब अच्छा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं है, फिर वो लैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको लंग इंजरी कॉज करने का चांसेस बढ़ जाता है। सो ओवरऑल हमारा लाइफस्टाइल्स भी अच्छा बढ़ना पड़ेगा और ये वैक्सीन और लेना पड़ेगा और पोल्यूशन और स्मोकिंग से दूर रहना पड़ेगा। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मुकेश बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? दो सवाल है डॉक्टर साहब से। अक्सर करके प्रेगनेंसी में हस्बैंड जो है वो सिगरेट इनहेल करते हैं, तो जो फीटस को कितना नुकसान हो सकता है इनहेलेशन से अगर वाइफ प्रेग्नेंट है? दूसरा सवाल ये था डॉक्टर साहब से कि हेल्दी लंग्स के लिए कुछ एक्सरसाइजेस सजेस्ट करेंगे क्या, और वो क्या डाइट प्लान है जिससे हम अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, क्योंकि अगर मान लो आपने स्मोकिंग किया और आपका वाइफ को वो प्रेग्नेंट है, वो आपके पास रहा, तो वो भी वो स्मोक को इनहेल करते हैं, इसलिए उनके शरीर के अंदर भी ये स्मोक जाता है। और बहुत ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस है, अगर कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल स्मोक कर रहे, वो स्मोकिंग की वजह से उनको बच्चा के ऊपर असर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अबॉर्शन हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं, इसका मतलब डेट आने से पहले भी डिलीवरी हो सकता है। लो बर्थ वेट बेबीज कहते हैं, इसका मतलब बच्चा का साइज छोटा हो सकता है, और बच्चों के अंदर लंग प्रॉब्लम्स आने को भी रिस्क बढ़ जाता है। ये सेकेंड हैंड स्मोक के साथ भी होता है। अगर इसलिए तो हम कहते हैं अगर आपका घर के अंदर कोई प्रेग्नेंट लेडी रहता है, आप 100% इंडोर स्मोकिंग नहीं करना है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर भी ये सेकेंड हैंड स्मोक और थर्ड हैंड का स्मोक का इफेक्ट आ सकता है और आपका फीटस को भी अफेक्ट कर सकता है। और दूसरी क्वेश्चन है आपका लंग एक्सरसाइजेस, डेफिनेटली डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कहते हैं। सो सांस लंबी से अंदर लेना है आपको पेट भरने तक, और उसके बाद धीरे 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 आप सांस छोड़ना है, और ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज ट्रेन करना पड़ेगा। इसके अलावा पर्स स्लीप ब्रीथिंग कहते हैं, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। जब भी आप सांस को बाहर छोड़ते, वो धीरे 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 छोड़ना है आपको लंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए। और इसके अलावा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल जॉगिंग, रनिंग, ये सब करेंगे तो भी ऑटोमेटिकली आपका लंग भी अच्छा रहता है। और रिगार्डिंग फूड, कोई भी फूड एंटीऑक्सीडेंट में अच्छा कैपेसिटी रहता है, लाइक कोई भी कलर्ड फ्रूट्स, एप्पल या कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, किसमें एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स अच्छा रहता है, वो लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ओवरऑल इम्यून सिस्टम इंप्रूव हो जाता है, और कोई भी इंफेक्शन आते थे भी उसको फाइट करने का ताकत बढ़ जाता है। सो हेल्थी फिजिकल एक्टिविटी एंड गुड न्यूट्रिशन plays a very very important role in your lung health. आखिर में डॉक्टर साहब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि वो अपने लंग हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रख सकें एंड अपनी लाइफ हेल्दी तरीके से जी सके? पहले बताया था अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग, वैक्सीनेशन, हेल्थी लाइफस्टाइल, हेल्थी डाइट, ये सब हम सही से फॉलो करेंगे तो मोर देन 90% ऑफ आवर लंग प्रॉब्लम्स, हम लंग प्रॉब्लम से दूर रह सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अर्ली रिकॉग्निशन। अगर मान लो आपको सिम्टम्स रहा तो
ये व्हाट्सएप देख के ट्रीटमेंट लेना, नहीं है तो ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना, नहीं है तो अनरजिस्टर्ड किसी बंदा से मेडिसिन लेना, ये सब हम हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो अर्ली आपने सिम्टम्स को पकड़ लिया, अर्ली डायग्नोस किया, अर्ली ट्रीट किया, डेफिनेटली हर तरीका का लंग प्रॉब्लम से हम प्रोटेक्ट हो सकता है और अच्छा ट्रीटमेंट भी ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अहम टॉपिक पर मालूमात हमें देने के लिए। थैंक यू। नाज़रीन, आज के हेल्थ और हम एपिसोड में हमने लंग हेल्थ के बारे में जाना कि कैसे पोल्यूशन, स्मोकिंग और लाइफस्टाइल हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं और उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए। डॉक्टर साहब ने सिंपल और हेल्पफुल टिप्स शेयर किए, जैसे साफ हवा लेना, एक्सरसाइज करना और रेगुलर चेकअप करवाना। बस याद रखिए, हेल्दी लंग्स का मतलब है हेल्दी लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।